दोस्तों नमस्कार। करेंसी को आप किसी भी दुनिया के किसी भी देश की सीमा में बांध नहीं सकते हैं। जैसे हवा को नहीं बांध सकते हैं, पक्षियों के उड़ने को आप देश की सीमाओं पर रोक नहीं सकते हैं, वैसे ही करेंसी का आलम है। समूची दुनिया उस बाजार व्यवस्था के तहत चलती है जिस बाजार व्यवस्था में जिसके पास सबसे मजबूत करेंसी है वो सबसे ताकतवर है। भारत अगर दुनिया के बाजार में कच्चा तेल खरीदने जाता है तो वह रुपए से नहीं खरीदता है, वो डॉलर से खरीदता है। और डॉलर के मुकाबले अगर रुपया कमजोर हो चला है तो हमको और महंगा तेल मिलता है। दुनिया के तमाम बैंकों में, उसमें स्विस बैंक भी है, भारत के बड़ी तादाद में लोगों की ब्लैक मनी है। वह ब्लैक मनी रुपए के शक्ल में कमाई जरूर गई होगी, लेकिन वह रुपए की शक्ल में उन बैंकों में जमा नहीं है। वो कहीं डॉलर है, कहीं पौंड है, कहीं यूरो है, क्योंकि इनकी ताकत रुपए की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत है। और दुनिया के किसी भी देश में डॉलर हो, पौंड हो, यूरो हो, ये चल जाएंगे, लेकिन रुपया नहीं चलेगा। तो इसकी ताकत का एहसास इसी से हो सकता है कि 2018 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक, जो क्रिप्टो करेंसी का विरोध कर रहा था, 2 बरस के बाद मार्च 2020 में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्रिप्टो करेंसी के विरोध करने का क्या मतलब है, आप कोई नियम कायदा कानून बनाइए और उसके बाद क्रिप्टो करेंसी का जिक्र कीजिए। तो मार्च के महीने में ही, यानी बीते बरस मार्च के महीने में ही आरबीआई ने कहा हमारी सहमति है और हम अपना कानून बनाएंगे। और अब स्थिति ऐसी आ गई कि देश की संसद के शीतकालीन सत्र में, जो 29 तारीख यानी इसी 29 नवंबर से शुरू होने जा रहा है, बाकायदा क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी को लेकर एक सरकार बिल लाने वाली है। इस बिल का मतलब यही है कि इस देश में वर्चुअल इकोनॉमी का राज होने वाला है। वर्चुअल इकोनॉमी का मतलब बहुत साफ होता है, वो आपको रुपए की शक्ल में नहीं मिलेंगे, वो आपको सिक्के की शक्ल में नहीं मिलेंगे, वो वर्चुअल होंगे, जो सीधे ऑनलाइन होगा। यानी आप इंटरनेट के जरिए अपने तौर पर आपके पास कितना पैसा है, कैसे ट्रेडिंग हो रही है, यानी बीच में कोई नहीं होगा। उस रुपए का हिसाब किताब सरकार अपने तौर पर रखेगी। अब यहां पर सबसे बड़ा सवाल भारत को लेकर शुरू होता है, क्योंकि संसद के इस शीतकालीन सत्र में सिर्फ डिजिटल इकोनॉमी या क्रिप्टो करेंसी को लेकर बिल नहीं आ रहा है, बल्कि इस देश के बैंकों को बेचने को लेकर भी बिल आ रहा है। यानी सरकारी बैंकों को प्राइवेटाइज किया जाए, इसको लेकर भी सरकार बिल लाने वाली है। इसके मतलब क्या है? क्या भारत में आने वाले दिनों में बैंक खत्म हो जाएंगे और एक दरवाजा इस वक्त इस बिल के जरिए खुल जाएगा जहां पर आप सरकारी बैंकों को निजी हाथों में सौंप सकते हैं? यकीनन रास्ता खुल जाएगा। तो इस देश में जब बैंक ही नहीं बचेंगे तो फिर इतने बड़ी तादाद में तकरीबन 14 लाख बैंक कर्मी करेंगे क्या? उनके पास कोई काम नहीं रहेगा क्या? यह सवाल तो बैंक के मर्जर के वक्त भी उठना चाहिए था और उस वक्त भी सोचना चाहिए था। लेकिन कहते हैं जब करेंसी की ताकत सुनामी की शक्ल में अंतर्राष्ट्रीय बाजार को प्रभावित करने निकल पड़ी हो, तो आपके पास भी क्या रास्ता बचता है अगर आप स्वावलंबी नहीं है, आत्मनिर्भर नहीं है। जो बिल लाया जाने वाला है, पहले उसकी शक्ल को देख लीजिए, क्योंकि 26 बिलों का जिक्र है इस शीतकालीन सत्र में रखा जाएगा। उसमें 10वें नंबर पर है द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल, यानी क्रिप्टो करेंसी एवं आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनिमय विधेयक 2021। इसके भीतर बहुत साफ तौर पर लिखा गया है कि आरबीआई द्वारा जारी डिजिटल करेंसी को कानूनी जामा पहनाया जाएगा, यानी निजी क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। और आरबीआई कुछ ऑप्शंस छोड़ेगी, कुछ एक्सेप्शनल केस छोड़ेगी, जिसमें वो चाहेगी कि क्रिप्टो करेंसी की टेक्नोलॉजी और उसका यूज हो सके। यानी वर्चुअल करेंसी को लेकर सरकार की सहमति है, ये पहली लाइन में बात सामने आ गई। अगर इसके हूबहू सरकार के शब्दों को सुनना चाहते हैं तो इसको ऐसे समझिए कि टू क्रिएट ए फैसिलिटेटिव फ्रेमवर्क फॉर क्रिएशन ऑफ ए ऑफिशियल डिजिटल करेंसी टू बी इशूड बाय आरबीआई, यानी ऑफिशियल डिजिटल करेंसी सरकार जारी करेगी आरबीआई के जरिए। अगली लाइन कहती है द बिल आल्सो सीक्स टू प्रोहिबिट all private cryptocurrencies in India. However, it allows for certain exceptional to promote the underlying technology of cryptocurrencies and its uses. सरकार की सहमति भी है।
इसके बाद जो 12वें नंबर बार बिल है वो बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल है। इस बिल में बहुत साफ तौर पर लिखा गया है कि हम जो बिल ला रहे हैं वो 1970 का जो अमेंडमेंट बैंकिंग कंपनीज का जो एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स था 1970-1980 का, और जो इंसिडेंटल अमेंडमेंट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 था, उसके कॉन्टेक्स्ट में हम यूनियन बजट जो 2021 का ले आए थे उस संदर्भ में अब हम रिगार्डिंग प्राइवेटाइजेशन ऑफ 2 पब्लिक सेक्टर बैंक, 2 पब्लिक सेक्टर बैंक का जो हमने बजट में जिक्र किया था जिसको हम प्राइवेट सेक्टर को देना चाहते हैं, उस दिशा में हम विधेयक लाएंगे, उस पर मोहर लग जाएगा। तो बैंक वाले तो पहले सोचना शुरू कर दें कि उनके साथ आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, क्योंकि इस देश में बैंक कर्मियों की तादाद तकरीबन 14 लाख के लगभग में है। ऐसा नहीं है कि सरकार के जहन में यह अचानक आ गया, सरकार की नजर दुनिया के बाजार पर होती है। क्रिप्टो करेंसी की दस्तक यूं ही शुरू नहीं हुई है इस देश के भीतर में, और जो ये सोच रहे हैं कि जो अलग अलग क्रिप्टो करेंसी इस देश में चल रही थी, अलग अलग शब्दों, अलग अलग जरिए, चाहे वो बिटकॉइन का जिक्र अपने तौर पर आप कर लीजिए, चाहे जब आपने शेयर बाजार में कल जब ऐलान हुआ तो उसका जिन लोग असर पड़ा, जिस भी क्रिप्टो करेंसी की अलग अलग एस्पेक्ट्स पे, उस पे मत जाइए। अभी खाली समझिए कि वर्चुअल दुनिया इस देश में कैसे आने वाली है। दरअसल बैंक कर्मियों का मसला इसलिए है क्योंकि 2 बैंकों को लेकर इजाजत सरकार अब ठप्पा लगाएगी विधेयक के जरिए, और आने वाले वक्त में जो बैंक्स कितने क्या बिकेंगे ये कहना इसलिए आसान हो चला है क्योंकि सरकार की नजर में अगर बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, तो यह भी समझना होगा जो सरकार ने इंडिपेंडेंट बैंक छोड़े उसके अलावे भी 4 बैंक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी है, सेंट्रल बैंक भी है, हालांकि यूको और पंजाब एंड सिंध बैंक भी है, लेकिन सरकार का अपना एनालिसिस, जो ब्यूरोक्रेसी का अपना एनालिसिस है, उनका बड़ा साफ मानना है कि यूको और पंजाब एंड सिंध बैंक का खरीदार नहीं मिलेगा। उसकी बुक जो है बहुत खराब हो चली है, और बुक खराब होने की वजह एनपीए सबसे बड़ा कारक होता है, और उसके ऊपर जो बोझ होता है उसको कोई दूसरा खरीदेगा नहीं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि बैंक ऑफ इंडिया बिक जाएगा, इंडियन ओवरसीज बैंक बिक जाएगा, और आने वाले वक्त में जो डॉट हाउसेज है जो बिकने की कतार में है उसमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी और सेंट्रल बैंक भी है। सवाल यह है कि बैंक ऑफ इंडिया में एम्प्लॉइज लगभग 50,000 है, ब्रांच लगभग 5,100 है, एटीएम इसके 7,400 है, सरकार के पास इसका शेयर 89% है, सरकार 40% शेयर बेचना चाहती है। इसी तरीके से इंडियन ओवरसीज बैंक है, इसमें एम्प्लॉय तकरीबन 31,000 काम करते हैं, इसके ब्रांच लगभग 3,400 है, एटीएम लगभग 3,000 है। इतनी बड़ी तादाद में एम्प्लॉइज को जब वो प्राइवेट सेक्टर के अधीन चले जाएंगे, क्या वो इतनी बड़ी तादाद में एम्प्लॉइज को रखेगा? खासतौर से तब जब इस देश में क्रिप्टो करेंसी और वर्चुअल इकोनॉमी और डिजिटल इकोनॉमी की दिशा में सरकार बिल लेकर आने वाली है। दुनिया का दबाव है, बाजार का दबाव है, मल्टीनेशनल कंपनीज का दबाव है। दुनिया के तमाम देशों में आप चले जाइए, चाहे सिंगापुर, मलेशिया, दुबई, अमेरिका, ब्रिटेन, नाइजीरिया, कनाडा, इन तमाम जगहों पर क्रिप्टो करेंसी खूब चल रही है, और अपने तरीके से इनसे जुड़े हुए जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे उसमें माइक्रोसॉफ्ट को भी आप ले लीजिए, क्रिप्टो को भी ले लीजिए, ऐसी बड़ी कंपनियों की कतार में 50 से ज्यादा बड़ी कंपनियां अपनी पूरी डीलिंग क्रिप्टो करेंसी के आधार पर कर रही है। और इस क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट चलता है वो कमाल का है, उसकी जो ग्रोथ है वो कमाल की है। यानी एक तरफ भारत के भीतर की बैंक की स्थिति, ये बैंक की स्थिति जो भारत के पूरे कैपिटल जो 5 ट्रिलियन का सपना देखा गया, उसमें मोदी के आने से पहले, यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी के बनने से पहले 2014 में लगभग 71% योगदान था। आज की तारीख में वो घटते घटते 57% पर आ गया है। घट रहा है बैंकों का अपने तौर पर जो उनका हिस्सेदारी होती है। सवाल ये भी नहीं है, सवाल है उसके बाद देखिए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र लगभग 12,000 एम्प्लॉय है, सेंट्रल बैंक लगभग 30,000 एम्प्लॉय है। इतनी बड़ी तादाद में तो कोई नहीं रखेगा, ये तो कोई भी आसानी से समझ सकता है। और इस दौर में सरकार के जहन में हम क्यों कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में डिजिटल इकोनॉमी और डिजिटल करेंसी के जरिए वर्चुअल बैंकिंग सिस्टम पे ही जाना था, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सरकार ने इस दौर में, अगर आप ध्यान दीजिए, जो रिक्रूटमेंट भी होते हैं बैंकों के भीतर में, 2014 से 2019 तक का लीजिए, जो पहले 5-6 साल थे, 72,000 एम्प्लॉयमेंट मिला इस देश के तमाम कॉमर्शियल बैंकों के भीतर में। लेकिन इतने ही बरस में, अगर मनमोहन काल में चूंकि ये क्रिप्टो करेंसी सोची नहीं गई, वर्चुअल दुनिया आ जाएगी ऐसा सोचा नहीं गया, तो उस काल में लगभग 2,05,000 लोगों की भर्ती बैंकों में हुई थी। यानी
10,50,000 से बढ़कर 12,91,000 तक आ गए और मोदी काल में 12,91,000 से बढ़कर 13,63,000 तक पहुंचे। यह स्थिति है बैंकों के भीतर की भी। और अगर आप उनके तमाम चीजों को देखना शुरू कीजिएगा तो आप देखिए